हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अतुल मीणा और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक जीनियस एकेडमी में। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आप सबके सामने। इससे पहला वाला जो टॉपिक था हमारा वो था संख्या पद्धति। अब वो जितने भी वीडियो आए थे वो सब संख्या पद्धति से जुड़े हुए थे। अब वो हमारा टॉपिक पूरा हो चुका है। हम नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम क्या है, लघुत्तम समापवर्ती तथा महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक के बारे में देखेंगे कि इस टॉपिक से जुड़े हुए कौन कौन से क्वेश्चन वो नवोदय, श्रमोदय, सैनिक या कोई सी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है और किस टाइप के पूछता है और इनका मतलब क्या होता है ना, ये क्या होते हैं, इनके बारे में समझेंगे। ठीक है, आज हम विस्तार से पूरे चैप्टर के बारे में समझेंगे और जो आगे के हमारे वीडियो आएंगे वो इससे जुड़े हुए सवालों के बारे में आएंगे, किस प्रकार से वो सवाल पूछेगा एग्जाम में, है ना। तो ध्यान से देखें ताकि अगर इससे जुड़े हुए सवाल वो आपसे एग्जाम में पूछें तो आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लघुत्तम समापवर्तक, है ना। ये होता क्या है लघुत्तम समापवर्तक, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एलसीएम। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं सबसे पहले कि वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या कि हमें वो कितनी भी संख्या दे दे, जैसे मैंने बोल दिया कि 2, 4, 6, कोई सी भी संख्या है ना, इन सबसे विभाजित हो जानी चाहिए वो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एलसीएम बोलेंगे। एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज, है ना। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढो जो इन तीनों के पहाड़ों में आ जाए, इन तीनों से विभाजित हो जाए। तो इसको कैसे कर सकते हो आप सब, तो इसके लिए हमारे पास एक विधि है, उसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि या गुणनखंड विधि बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, गुणनखंड विधि। ठीक है, तो गुणनखंड विधि में क्या होता है देखते हैं। इसको हम इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 से हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। इसी प्रकार से फिर 1, 2 एकम 2 और 3 का 3 आ जाएगा और 3 एकम 3, तो 2 दूना 4, 2 तिया 2 से 2 दूना 4, 4 3 12। तो क्या 12 इन तीनों संख्याओं के पहाड़े में आता है, देखो 2 छंग 12 हो रहा है, 4 3 12 हो रहा है, 6 दूना 12, तीनों संख्याओं के पहाड़े में 12 आ रहा है। अब 12 से छोटी ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जो इन तीनों के पहाड़े में आ जाए, तो हमारा आंसर क्या हुआ, इसका एलसीएम क्या हुआ इन तीनों का 12। तो यानी कि ये छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों के पहाड़े में आएगी, ये इन तीनों से विभाजित होगी। तो उसका यही कहना है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या कि जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त। समझ में आया आप सबको। इसी प्रकार से जो महत्तम होता है इसका उल्टा होगा, जस्ट जैसे कि वो हमको कुछ संख्या देगा और यूं बोलेगा कि ऐसी संख्या ढूंढो जो यहाँ पे जितनी भी संख्या देगी ना इन सबसे कट जाए, लेकिन वो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। इसमें छोटी से छोटी की बात करी, उसमें बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो अब हम महत्तम समापवर्तक के बारे में देखते हैं कि वो क्या होता है। तो महत्तम समापवर्तक है ना, इसमें लिखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, उसे क्या कहते हैं हम, महत्तम समापवर्तक, है ना। तो मतलब कि जैसे मैंने एक सवाल लिखा यहाँ पे कि इसको पहले मैं लिखता हूं, महत्तम समापवर्तक, इसको हम क्या बोल सकते हैं, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। सबसे बड़ा गुणज बोल सकते हैं, गुणनखंड बोल सकते हैं, है ना। ये गुणक एक ही बात है। देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, उसमें क्या बोला, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से विभाजित हो जाए, है ना। वो हमें कितनी भी संख्या दे सकता है, 2 4 5 6 कितनी भी संख्या दे दी, तो हमें ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है कि वो संख्या उन सभी संख्याओं के पहाड़े में आ जानी चाहिए, और लेकिन वो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, उससे बड़ी और कोई संख्या ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो इनके पहाड़े में आए। तो देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा, एक छोटा उदाहरण लिखता हूँ पहले आपके सामने। जैसे मैंने लिखा 6 और 10, ठीक है। तो आपको ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जो इन दोनों के पहाड़े में आ जाए। क्या ढूंढना है हमें, HCF ढूंढना है ना। HCF ढूंढना है। इसके हमारे पास दो विधियां हैं, एक तो है भाग विधि और एक और वो की हुई जो भी एलसीएम में किया हमने। तो पहले मैं उसी विधि से करके बताता हूं, लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना है जब आप गुणनखंड करोगे तो सभी संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड करना है। तो 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 6 के गुणनखंड हो जाएंगे, आप इनके गुणनखंड इस प्रकार से भी कर सकते हो
और अगर ये आसान रहेगा ना, देखना 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो 6 की गुणनखंड क्या होगा हमारे पास 2 गुणा 3। इसी प्रकार से 10 की गुणनखंड करते हैं, तो 2 से कट जाएगा 2 5 10 और 5 एकम 5, तो 10 की गुणनखंड क्या होगा हमारे पास 2 और 5। तो देखते हैं 6 के गुणनखंड क्या थे 2 गुणा 3 और 10 के गुणनखंड क्या थे 2 गुणा 5। तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है हमारा 2, तो इनका एचसीएफ क्या हो गया 2। मतलब 2 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इन दोनों में भाग चला जाएगा, है ना। देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूरा विभाजित कर देते, 2 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो यहाँ पे जितनी भी ये दोनों संख्या दे रही है इन दोनों को पूरी तरह विभाजित कर देगा। समझ में आया आप सबको। एक और विधि हमारे पास, इसको तो हम गुणनखंड विधि बोलते हैं। कौन सी विधि है ये, गुणनखंड विधि। और इसमें अपने ये ध्यान रखना जब भी गुणनखंड करो अभाज्य संख्या लेनी है अपने को। कौन सी संख्या लेनी है अभाज्य। ऐसा नहीं करना है कि तुम 6 कम 6 कर दो, ठीक है, या कभी जैसे 12 आ गया तो ऐसा नहीं करना है कि 4 4 3 12, ऐसे नहीं करना है। ये ध्यान रखना है ताकि ये जो हम जोड़े बनाते हैं इनमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और विधि हमारे पास इसमें भाग विधि। कौन सी विधि है भाग विधि। देखो भाग विधि में हम देखेंगे, इसमें मैंने क्वेश्चन लिखा है ना। क्वेश्चन क्या है हमारे पास 4 8 और 12 ले लो, ये 3 चीजें हैं। इनमें हमने क्या ज्ञात करना है एचसीएफ ज्ञात करना है। कैसे करोगे, जैसे कि सबसे पहले कोई सी 2 संख्या पकड़ लो, 2 संख्या ले ली, 4 लिया, छोटी वाली संख्या को आगे लिखो, पीछे वाली को पीछे वाली भाग देना है। तो 4 से भाग देंगे हम, 4 से भाग दो, 4 दूना 8, तो 0 आ गया। तो लास्ट भाग जिसका भाग दिया था उसको वापस ये लेना है, ये 4 के भाग दिया था क्योंकि शेष तो कुछ बचे ही नहीं। अगर शेष बचता तो हम क्या करते कि इस वाले को जो यहाँ पे जो भी है, ये जो भी भाजक है इसको हम यहाँ उतार लेते और शेष वाले का भाग देते इसके अंदर। लेकिन शेष कुछ भी बचा तो ये जो यहाँ पे था इसको यहाँ उतार लो और बाकी जो संख्या बची उसको उतार दो। ये 12, फिर 4 3 12, 12 से 12 जाएगा 0, शेष हमारे पास 0 बचा है। जब तक शेष 0 नहीं आ जाए तब तक इसको सोल्व करना है। ऐसे ही इस यहाँ वाले को उतारते रहो और ऊपर से एक संख्या लेते रहो। अगर यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 0 बचा था इसलिए हमने वापस इसी को यहाँ उतार लिया और ये जो संख्या थी इसको यहाँ लिखा और इसका भाग देने पे हमारे पास 0 0 आ गया। मतलब कि लास्ट में हमने किसका भाग दिया 4 का, हमारा एचसीएफ क्या हो गया 4। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अगर हम इसको इस विधि से करेंगे तो भी आंसर ये आएगा। ठीक है, और 4 के पहाड़े में ये तीनों चीजें आती भी है, 4 भी आता है 8 भी आता है और 12 भी आता है। लेकिन 4 से बड़ी सी कोई सी भी संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 4 8 और 12 एक साथ आ जाए, नहीं है। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। अब हम आगे देखेंगे, ये हमने समझा कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, कैसे सोल्व किया जाता है, इनको कौन कौन सी विधियों से सोल्व कर सकते हैं। अब आगे इसमें ये देखना है हमको कि वो जो एग्जाम होती है हमारे उसमें इनसे इस पार्ट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है वो, है ना। तो एक तो वो नॉर्मल ऐसे एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए दे देगा हमको, तो ये तो हमने यहाँ समझा है। और आगे की जो वीडियो आएंगे उनमें और अच्छे से हम सवाल करेंगे सोल्व, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमने भी समझा। इसके बाद वो और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछता है इसमें से वो देखते हैं। तो एक और टाइप है हमारा कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है ना। वो कभी कभी क्या करता है कि जैसे कोई सी भी दो संख्या देगा, है ना, कि माना उसने बोला कि पहली संख्या क्या है, तो मान लो 12 है। और दूसरी संख्या बोला फिर उसने कि दूसरी संख्या क्या हुई, तो मान लो 15 है। क्या है 12 और 15। और उसने हमको एक मान दे दिया कि एचसीएफ क्या हमारे पास वो 3 है। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हमको ज्ञात करना है। तो इस टाइप का सवाल वो जब भी दे देगा वो ऐसे पूरा क्वेश्चन बना के देगा कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि कोई सी भी दो संख्या है अपने पास कोई सी, तो इन दोनों का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो भाई संख्या दे दी, एलसीएम ज्ञात करना है, तो इस सूत्र को लगाओ कि पहली संख्या, है ना, गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ, है ना। तो पहली संख्या क्या थी हमारे पास 12 गुणिले 15 बराबर एलसीएम कितना था, कुछ नहीं है, तो इसको ऐसे कैसे लिख दो गुणा एचसीएफ कितना था 3। अब गुणे वाला 3 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा,
तो इसको बटे में भेज दो, 12 गुणा 15 बटे में कितना आ गया 3 बराबर बचा है एलसीएम। 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 15 चौक कितना हो गया 60 हो गया। कितना होगा ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया होगा आप सबको। तो इसी प्रकार से अगर आप इन दोनों संख्याओं को एलसीएम निकालोगे भी सही तो भी आंसर हमेशा ये आएगा। देखो जैसे 12 के गुणनखंड क्या जाएंगे 2 2 दूना 4 और 4 3 12। ऐसे 15 के क्या हो जाएंगे 3 5 15। तो गुणन किस किस का जोड़ा बन रहा है हमारे पास 3 का, तो 3 को एक बार लिख दो है ना, बाकी सबको ऐसे लिखो। देखो 2 गुणा 2 गुणे में 5, इन सबका गुणा करते हैं। 3 दूना 6 6 दूनी 12 12 5 60 आया कि नहीं आया। तो ये सेम आया। तो इस प्रकार के सवाल वो हमसे पूछता है। कभी कभी वो क्या करेगा कि पहली संख्या दे दी और दूसरी संख्या पूछ लेगा और एलसीएम और एचसीएफ दोनों को मान दे देगा। तो आपको इस सूत्र में बस मान रखो और सोल्व करूंगा आराम से, ठीक है। अब आगे हम दूसरा टाइप देखते हैं इसमें और कौन से टाइप के क्वेश्चन को पूछ सकता है हमसे एग्जाम में। अगला है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे ए बी सी डी से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में के शेष बचे तब वह संख्या क्या होगी, है ना। मतलब कि वो क्वेश्चन लेता है हमसे, मान लो ए बी सी डी की कोई सी भी 4 संख्या दी थी उसने, ठीक है। और ये बोला कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो कि जिससे इन सब में भाग देना अपन, तो प्रत्येक स्थिति में हमारे पास क्या शेष बचे के की जगह कोई सी भी संख्या दे देगा कि ये शेष बचता है तब वह संख्या क्या होगी, है ना। तो जितना शेष बच रहा है तो वहां को कुछ संख्या देगा, मान लो उसमें कुछ भी संख्या दे दी अपने को 4 6 8 और 10, है ना, ये संख्या दे दी। अब बोल दिया कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो कि जिससे हम इन चारों संख्या में भाग देंगे ना तो प्रत्येक स्थिति में हमारे पास क्या शेष बचेगा के की जगह कोई सी भी संख्या है। तो हम मान लेते हैं कि शेष क्या बचेगा हमारे पास तो ये देखते हैं 2 शेष बचेगा। क्या शेष बचेगा, हम के का मान हमने क्या रखा 2, तो एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा इसमें। इसी के बोला सूत्र क्या हमारे पास ए बी सी डी का एलसीएम निकालो, उसमें क्या जोड़ देना है के को जोड़ दो बस। तो इन चारों का एलसीएम निकालो 4 6 8 और 10, एलसीएम निकाल दो आराम से। तो देखो 2 दूना 4 2 तिया 6 2 चौक 8 2 5 10, फिर 2 एकम 2 3 का 3 2 दूना 4 और 5 का 5। ये 5 का 5 और 3 का 3 हमने क्यों उतारा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, इनमें 2 का भाग नहीं जाएगा, है ना। जिसमें भाग नहीं जाएगा उसको ऐसे उतारना है। फिर 1 ऐसे कैसे 3 भी ऐसे कैसे 2 एकम 2 तो 5, फिर 3 से जा रहा है 1 ऐसे 3 एकम 3 और 1 का 1 और 5 का 5, फिर 5 एकम 5। अब इन सबको गुणा कर लो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 तिया 24 24 पंजे 120। हमारा एलसीएम क्या आ गया 120। तो मैंने अब इस सूत्र को देखो, सूत्र में क्या था कि चारों जितनी भी संख्या दे रखे हो उनका एलसीएम निकाल लो और वो जितनी संख्या शेष बचने की बात कर रहा है उसको उसमें जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने को इसमें क्या करना है, शेष को जोड़ दो। तो आंसर कितना आ गया 122 आया कि नहीं आया, आया। तो 22 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है कि इनमें से अपन किसी का भी इसके अंदर भाग देंगे ना तो शेष क्या बचेगा इस स्थिति में 2 बचेगा। 4 से भाग देके देखो 4 3 12 2 बच गया, फिर 8 से 6 से देके देखो 6 दूना 12 2 बच गया, इसे 8 से देके देखो 8 एकम 8 8 एकम 8 12 से 8 गया 4 बच गया 8 5 40 40 इस 42 में 40 जाएंगे वापस 2 बचेंगे कि नहीं बचेंगे। इसी प्रकार से 10 से भाग दोगे तो भी 2 शेष बचेगा। समझ में आ गया। तो ये एक और टाइप ये था। अब अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप क्या है, अगला टाइप हमारे पास है कि वह छोटी से छोटी संख्या, ये तो हो गया है ना अभी वाला, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से के घटाने पर वह संख्या ए बी सी डी से विभाजित हो जाती है, ठीक है। यहाँ शेष बच रहा था, यहाँ उसने बोला कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से हम के घटा देना अगर तो घटाने के बाद जो आंसर आएगा वो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, है ना। तो वापस वही के की जगह कोई सी भी संख्या बोल सकता है और यहाँ पे कोई सी भी 4 है 5 है 2 है 3 कोई सी कितनी भी संख्या बोलेगा, उन सब का एलसीएम निकालो और उसमें अगर घटाने की बोले तो के को जोड़ दो और के को जोड़ने की बोले तो लास्ट में जो एलसीएम आएगा उसमें के को माइनस कर दो। समझ में आ गया। ये एक दूसरे के उल्टे हैं। जैसे कि वापस से वही अभी हमने 4 6 8 और 10 इनका एलसीएम निकाला था। इनका एलसीएम हमारे पास क्या आया था
एलसीएम में आया था हमारे पास 120 आया था। और k का मान मान लो कि हम क्या घटा रहे उसमें से, उसने घटाने की बोल दिया हमको कि घटाने पर, तो क्या घटाने पर, 2 घटाने पर, तो इसमें से भाई 2 घटा दो, तो 120 में से 2 घटाए तो कितना है हमारे पास 118। तो अब जो 100 घटाने की बोले तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जोड़ना है ना, कि क्या घटा है वो ऐसे बोल देना, अगर तुमको लास्ट में क्या करना है, एलसीएम में जोड़ना है उसको, तो 122 आएगा, क्या आएगा 122, ठीक है। अगर वो घटाने की बोले तो हमको क्या क्या करना है, उसको यहाँ जोड़ देना, ताकि ये जो आंसर है ना इसमें से अगर अपन 2 घटाएंगे तो क्या होगा, इन सबसे ये विभाजित हो जाएगा ना, तो यहाँ हमको 2 जोड़ देना है, ताकि आंसर आ गया हमारे पास कि इस जो आंसर आ रहा है इसमें से 2 घटा के देख लो, तो आपका ऐसा आंसर प्राप्त हो जाएगा जो इन दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा पूरी तरह से। समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं हम, उसके नीचे वाला सेम ऐसे ही है, यहाँ जोड़ने की बोलेगा वो k की जगह कोई सी भी संख्या आ जाएगी। अगर उसको इसने इन संख्याओं में जोड़ने की बोला कि क्या संख्या जोड़ी जाए कि इनकी एलसीएम से विभाजित हो जाए, तो क्या करोगे, एलसीएम निकाल के उसको घटा दो, जोड़ने की बोले तो घटाना है, घटाने की बोले तो जोड़ना, ये ध्यान रखना है अपने को। फिर अगला टाइप है हमारा, ये आखिरी बचा है कि वो इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कैसे कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे a b c d से भाग देने पर क्रमशः a k b k c k तथा d k शेष बचे, तब वह संख्या क्या होगी, है ना। मतलब कि कोई एबीसीडी कोई सी भी कितनी भी संख्या दे दो, क्या लिखूं मैं, 10 लिखा, 12 लिखा और चलो 14 लिख देते हैं ना, क्वेश्चन है ये, तो हमको उसने एबीसीडी दिया है, इस टाइप से हमने संख्या लिखी, चलो 16 भी लिख दूं मैं। और इन सब में से वो बराबर बराबर कम कर रहा है ना, कितना कम कर रहा है, इसे सब जगह k कम कर रहा है ना, k की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, मान लो मैंने 3 कम किया सब में से, कितना कम किया, k बराबर में क्या रख रहा हूँ 3, सब में से 3 कम कर रहा हूँ, मतलब 10 में से 3 कम किया तो कितना आ रहा 7, फिर 12 में से 3 कम किया तो कितना आ रहा, देखो ये वो ऐसे कर रहा है 10 - 3, फिर दूसरा 12 - 3, तीसरा 14 - 3 और फिर 16 - 3, तो शेष बचे तथा ऐसी छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे इनमें से अपन किसी से भी भाग दे देना तो शेष बचे, तब वह संख्या क्या होगी, है ना, कि ये शेष बचना चाहिए, क्या शेष बचना चाहिए, तो 7, एक क्या बचना चाहिए 9, एक और क्या बचना चाहिए 11 और एक और 13। समझ में आ गया आपको। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इन सब का एलसीएम निकालो और इसमें जो k का मान देगा उसको घटा दो और फिर इनका भाग देंगे ना अपन एक एक संख्या को उसमें, तो ये शेषफल बचता जाएगा। समझ में आ गया। तो इन सब का एलसीएम निकालते हैं कि जैसे मैंने दिया 10, 12, 14 और 16, देखो कि इन सब का एलसीएम क्या आता है, 2 से जाएगा 2 × 10, 2 × 12, 2 × 7 14, 2 × 8 16, फिर 2 से 5 का 5, 2 × 3 6, 7 का 7, 2 × 4 8, फिर 2 से जाएगा, जब तक जाएगा तब तक आपको 2 से भाग देना है, 5 का 5, 3 का 3, 7 का 7 और 2 दूना 4, फिर 2 से 5, 3, 7 और 1, अब ये देखो 3 से जाएगा, फिर 5 और 7 आ जाएगा, फिर 5 से जाएगा 7 का 7 आ जाएगा और 7 से जाएगा 7 एक 7। अब इन सब का गुणा करना है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 × 48, देखो 48 आ गया, 48 में 5 का गुणा करना है, 5 × 40 की 0 से 4, 5 × 20 और 4 24। अब इसमें फिर किसका गुणा करना है, 7 का गुणा करो, 0 की 0, 7 × 28 का 8 का 2, 7 दूना 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया है 1680। तो उसने क्या बोला था, चारों का एलसीएम निकालो, उसमें से k को घटा दो बस, इसमें से k घटा, तो k का मान क्या हमारे पास 3, क्या जाएगा 1677। अब इसके अंदर आप किसी का भी आंसर भाग दे लो इनमें से, तो हमारे पास शेषफल क्या बचेगा हमेशा, इनमें से कुछ बचेगा, 10 का दोगे तो क्या बचेगा 7, 12 का भाग दोगे तो क्या शेषफल बचेगा 9, 14 का भाग इसमें दोगे तो क्या शेषफल बचेगा 11 और 16 का भाग इसके अंदर दोगे तो 13 शेषफल बचेगा। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो इसी प्रकार के सवाल वो इस चैप्टर से उठा के आपसे इन एग्जाम के अंदर पूछ सकता है ना, इससे अलग वो कुछ नहीं जाएगा। अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से कर लोगे तो
डेफिनेटली आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही देखते रहें एकलव्य जीनियस अकेडमी, ताकि आप और आगे बढ़ते रहो हमारे साथ साथ और एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम इससे जुड़े हुए सवालों को लेके आएंगे और इसमें थोड़ा और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको जब भी एग्जाम में इनसे जुड़े हुए सवालों को पूछे जाए तो आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।